Hello students, how are you? And very good morning to all of you. आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो केमिस्ट्री देख रहे हैं, जिसके अंदर में हमने जनरली केमिस्ट्री को चार टाइप्स में हमने डिवाइड किया था। जनरली बहुत सारे इसमें डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मेनली हमने चार टाइप्स में केमिस्ट्री को डिवाइड किया था, जिसमें एक आता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री, थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फोर्थ एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ये हमने अलग अलग टाइप्स में उसको जनरली डिवाइड किया था। तो हमने जैसे कि इससे पहले हमने दो चैप्टर्स को क्लियर किया है ना। बेसिक आज देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ, आज के लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे पहले हमने जो चैप्टर क्लियर किए हैं तो वो थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर होगा, जिसको हम नाम दे रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये हमारा थर्ड यूनिट होगा, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये हमारा थर्ड यूनिट होगा, ओके, सिलेबस का, जैसे कि हमने पहले दो यूनिट्स को कंप्लीट किया है। ठीक है, अब इसी चैप्टर को आप लोग GOC भी कह सकते हो, GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस पॉइंट में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उससे रिलेटेड टर्म्स को स्टडी करेंगे, है ना। मतलब बेसिक टर्म्स क्या क्या होंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में क्लियर करने जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और आपको अगरचे ये पॉइंट्स या इस चैप्टर को आपने अच्छे से कर लिया तो मान लो कि आपने तकरीबन ऑर्गेनिक का तो हो ही जाएगा, लेकिन इनऑर्गेनिक और फिजिकल में भी आपको बहुत इम्पोर्टेंस मिलेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो मतलब ये बॉस कह सकते हैं या बेसिक चैप्टर कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये बेसिक चैप्टर होगा हमारा, ठीक है। इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, लेकिन जहाँ आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसके अंदर में ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करने मिलेंगी, है ना। सारी चीज़ें ये आपके स्टडी में आने वाली है आगे। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से करना है, चैप्टर को एकदम अच्छे से करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। हर वो चीज़ में यूज़ होता है, चाहे ऑर्गेनिक में तो होगा ही होगा, इनऑर्गेनिक में यूज़ होगा, इन फिजिकल में भी यूज़ होगा, फिर उसके बाद में एनालिटिकल में भी यूज़ होगा। अलग अलग चीज़ों में ये हर जगह पे आपको यूज़ मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। तो उसका पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बताया है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैंने आपको डेफिनेशन पहले ही बता दी थी, है ना। जो हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था उसके अंदर में, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में कुछ हमने डिफाइन किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब होता क्या है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब होता क्या है, थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई होती हैं, ठीक है। तो उन सबको आपको यहाँ पे भी स्टडी करना है, ओके। केमिस्ट्री को जैसे हमने अलग अलग टाइप में डिवाइड किया था, उसी टाइप से हम आगे अब बढ़ते जा रहे हैं, आगे हम बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो बताइए व्हाट इज़ मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किसको बोलेंगे? व्हाट इज़ मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, देखो मैं बता रहा हूँ, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर में कार्बन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोलेंगे? व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? सब में असल चीज़ आती है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहेंगे?
है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिराइव किया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। कहाँ से लिया जाता है? डिराइव किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया जाता है ना। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब क्या होंगे फिर? स्टडी ऑफ कंपाउंड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नथिंग बट the study of compounds which are extracted from living organisms। लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। तो जनरली अब इंट्रोडक्शन देखते वक्त में, अब देखो पीरियोडिक टेबल में हमने जितने एलिमेंट्स देखे हैं, है ना, 118 एलिमेंट्स हमने देखे, तो उसके अंदर में सिर्फ कार्बन जो है एलिमेंट जो है, तो कार्बन एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है कि छोटे से छोटा कंपाउंड भी बनाता है और बड़े से बड़ा। मतलब कैसे कि मान लो कि कार्बन क्या करता है? मीथेन भी फॉर्म करता है, जिसके अंदर में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। और बल्कि ग्रुप भी बनाता है जिसके अंदर में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बहुत ज़्यादा होंगे, जैसे डीएनए, जैसे डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। तो उसके अंदर में नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, मतलब छोटे से छोटा भी बनता है स्ट्रक्चर और बड़े से बड़ा भी बनाता है। तो ये सिर्फ कौन करता है? कार्बन करता है ना। तो कार्बन, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और कार्बन के कंपाउंड की जो स्टडी करते हैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं हम लोग। कार्बन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स जो होते हैं उसकी स्टडी करने वाली ब्रांच कौन सी होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो कार्बन ही ऐसा एक एलिमेंट है जिसके एटम से बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, है ना, और जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना। जैसे हर वो चीज़ में हम अगर से देखें, है ना, जो हम यूज़ करते हैं, जैसे जनरली ड्रग्स हो, है ना, फिर इंडस्ट्रीज़ में हो जहाँ से ड्रग्स क्या किए जाते हैं? प्रोड्यूस किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, या जितना भी डाइट हम लेते हैं जिसके अंदर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना, रफेज, तो ये सारी चीज़ों में कार्बन आ जाता है। ये सारी चीज़ें कार्बन से बनी हुई होती हैं, है ना। जैसे आपका डीएनए होगा, आरएनए होगा, है ना, फिर वो टाइप्स होंगे, है ना, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये सारी चीज़ों में आपको क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा। सारी चीज़ों में क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा। तो इन्हीं कंपाउंड्स की वजह से, है ना, हम आज के लाइफ में हम क्या कहते हैं? स्टेबल हैं। मतलब आज हम अपने जगह पर हम जो हैं वो हैं, ऐसे, ठीक है ना। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में देखिए, जितने भी ड्रग्स आते हैं उन ड्रग्स में कार्बन प्रेजेंट होता है। ओके, ठीक है। तो हमें स्टडी वही करनी है, कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी जब करनी होती है तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे। और दूसरी चीज़ कि ऐसे ऐसे जो कॉन्सेप्ट आते हैं, छोटे छोटे ही होते हैं लेकिन इतने इम्पॉर्टेंट होंगे कि आप जैसे जैसे आगे स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी और आपको उसका यूज़ भी करना पड़ेगा। अगर ये पॉइंट्स, ये कॉन्सेप्ट्स, अगर इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो कॉन्सेप्ट्स अगर से आपने क्लियरली समझ लिए तो मान लो कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक प्रॉपरली कर लिया। ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस चैप्टर को आपको थॉरली और मन लगा के पढ़ना है। ओके, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर में कार्बन क्या होता है? प्रेजेंट होता है ना। और कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है ना, एलिमेंट है जो कार्बन ही एक ऐसा एटम है जो क्या करता है? एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता जाता है कंटिन्यूअसली। तो एक कार्बन जब दूसरे कार्बन से जुड़ता जाएगा तो उससे क्या हो जाता है? बल्कि ग्रुप यानी बड़ा वाला ग्रुप क्या हो जाता है? फॉर्म हो जाता है। ठीक है। तो ऐसी कार्बन की ये जो प्रॉपर्टी है ना, कार्बन की ये जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर में एक कार्बन दूसरे से ज्वाइंट होते चला जाता है, तो उसी को कहते हैं कैटिनेशन। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। क्या बोलेंगे?
कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, क्या बोलेंगे? कैटिनेशन। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या बोलेंगे? कैटिनेशन। जैसे कार्बन के अंदर में कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन जुड़ता चला जाता है। जैसे मान लो CH2 है ना, ये CH3, ये CH, ये CH2, ये CH3 है ना, ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा जहाँ तक आप देखते चले जाओगे, है ना, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग टाइप में वो क्या होता रहेगा? जॉइंट होता रहेगा आगे। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को, जिसमें कार्बन कार्बन से क्या करता है? बॉन्डिंग करता है, तो उसको कैटिनेशन ये प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैटिनेशन प्रॉपर्टी में हम डायमंड दे सकते हैं, है ना। डायमंड का स्ट्रक्चर आपने कहीं तो 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं देखा होगा। तो डायमंड में क्या हो जाता है बच्चों कि डायमंड, जैसे आपको स्ट्रक्चर पता है कि डायमंड 99.99% क्या होता है? प्योर फॉर्म में होता है, जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन होते हैं, मतलब वो प्योर फॉर्म में होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज़ कॉल्ड डायमंड, है ना। तो उसके अंदर में भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर में कार्बन कार्बन से जॉइंट होते होते आगे चलता है। ठीक है, या तो फिर उसी का और एक एग्जांपल दे सकते हैं, थोड़ा सा प्योरिटी कम होगी लेकिन उसमें भी कैटिनेशन आता है। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट, फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ कार्बन आ जाते हैं, है ना, फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड्स और एग्जांपल्स ऑफ कैटिनेशन आ जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में अलग अलग टाइप से देखने मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन भी करना है, मतलब ऑर्गेनिक कौन से होंगे और इनऑर्गेनिक कौन से होंगे। बहुत सारे हैं, अब मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, है ना, और वही आपको अगर बताऊँगा कंटिन्यूसली तो आप बोलेंगे सर बस, है ना। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या फ़र्क होता है वो थोड़ा सा आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या फ़र्क होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहा जाता है? जिसमें कार्बन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स हो, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इस साइड में देख रहे हैं हम लोग इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक में कार्बन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं, तो उसके अंदर में हम एग्जांपल बहुत सारे दे सकते हैं। जैसे मान लो ये मैंने एक कार्बन वाला दे दिया मीथेन, है ना, यहाँ पे C6H12O6 दे दिया, है ना, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज वो भी हो सकता है ना, या तो अल्कोहल दे दिया, मान लो C2H5OH, या मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया C6H5COOH, है ना, या तो फिर CH3COOH। बहुत सारे हैं, बहुत है ना, ये ऑर्गेनिक है, मतलब जिसके अंदर में कार्बन और कार्बन से ही बने हुए कंपाउंड्स आएंगे, उसको कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड दे आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इनऑर्गेनिक में कौन कौन से आएंगे। अब इनऑर्गेनिक में जैसे सॉल्ट्स आएंगे, मान लो, ठीक है, जैसे हम अलग अलग टाइप के सॉल्ट यूज़ करते हैं, जैसे NaCl, KCl, HNO3, H2SO4, है ना, या HCl, अलग अलग बहुत है ना। तो ये कौन से इनऑर्गेनिक वाले हैं, कौन से इनऑर्गेनिक। ठीक है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बहुत सारे दे सकते हैं। ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, है ना, NaHCO3, या तो सोडियम कार्बोनेट भी दे सकते हैं Na2CO3, बहुत सारे। तो इसके अंदर में और ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में आपको डिफरेंस थोड़ा सा नज़र आ रहा है, बराबर ना? ठीक है, नज़र आ रहा है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन से ही बने हुए ये कंपाउंड्स हैं, और यहाँ पे सारे के सारे हैं, देखो, ठीक है, अलग है। ओके, तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आएगा। ओके, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे बनाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? जैसे मान लो शुगर केन, है ना, शुगर केन से क्या मिलती है हमें? शुगर मिलती है, जिसका स्ट्रक्चर आपको सभी को पता है, ठीक है, सभी को पता है। या यूरिया, वो भी स्ट्रक्चर आपको पता है, यूरिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है,
तो ये चलता रहेगा, है ना। अब इनऑर्गेनिक रॉक्स, मिनरल्स, इनसे प्रिपेयर किए जाने वाले कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसको क्या करेंगे हम लोग? प्रिपेयर करेंगे, है ना, ठीक है। अब देखिए 1815 में बर्जेलियस ने क्या कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो फॉर्म होते हैं तो उसके अंदर में क्या होती है? वाइटल फोर्स होता है, ऐसे कहा था उसने। क्या कहा था? वाइटल फोर्स क्या होता है? बर्जेलियस ने कहा था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स, VITAL, वाइटल फोर्स, बर्जेलियस ने कहा था। लेकिन होलर ने क्या किया कि 1828 में होलर ने क्या किया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, जो कि फर्स्ट कंपाउंड था। इनऑर्गेनिक से क्या प्रिपेयर किया? ऑर्गेनिक। जैसे कह रहे हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिल रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, हम ऐसे कह रहे हैं। लेकिन होलर ने क्या किया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसने क्या फॉर्म किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म किया। क्या फॉर्म किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म किया। जैसे यूरिया है, क्या फॉर्म किया? यूरिया। उसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपको। तो उसका स्ट्रक्चर यूँ होगा, यूरिया का स्ट्रक्चर ये होगा यूरिया। तो यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन किससे फॉर्म किया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, और जो कि फर्स्ट कंपाउंड था। कौन सा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि इनऑर्गेनिक से बना हुआ है। तो ये फर्स्ट कंपाउंड था, पहला वाला कंपाउंड, सब में पहला, जो इनऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक का यूज करके ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया। और वो कौन था? होलर। और कौन था? होलर। जैसे अगर इसका स्टार्टिंग मटेरियल अगर से हम देखें तो वो क्या यूज होगा? ये देखो NH4CnO, है ना। तो ये कैसा है? अमोनियम साइनेट है ना। अमोनियम साइनेट से उसने बनाया ऑर्गेनिक, अमोनियम साइनेट, है ना। ये कैसा है? इनऑर्गेनिक है ना। हम यहाँ पे ये बना हमारा यूरिया, और ये कैसा है? ऑर्गेनिक है। कैसा है? ऑर्गेनिक, ठीक है। तो बात को समझो, ठीक है। अगरचे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसका एग्जांपल क्या देंगे आप लोग? यूरिया, जो कि होलर ने तैयार किया था, ठीक है, लैब में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। चलिए, तो ये कुछ MCQs थे इंट्रोडक्टरी पार्ट में। अब यहाँ पे MCQs भी देख सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहाँ से बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शंस हैं आपके लिए, अर्थ क्रस्ट, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपका आंसर क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट synthesized organic compound, that is urea. First synthesized organic compound, that is urea, obtained from, किससे ऑब्टेन किया था? तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? अमोनियम साइनेट। क्या होना चाहिए? अमोनियम साइनेट होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंस भी देखेंगे, और उसके आगे आगे हम क्या करेंगे? बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तो उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और GOC के अंदर में सब छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, लेकिन सभी इम्पॉर्टेंट होंगे हमारे लिए। सारे के सारे कैसे होंगे? इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इसलिए आपको हर वो चीज़ को सीखना है, हर वो चीज़ को सीखना है, समझना है, फिर उसके बाद हम आगे आगे बढ़ते चलेंगे। क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा, बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे, बहुत सारे नई नई चीज़ें सीखने मिलेंगी। तो इसलिए आपको सिर्फ क्या करना है कि हर वो चीज़ को अच्छे से बारीकी से क्या करना है? स्टडी करते हुए चलना है, ठीक है।
चलिए, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर में आगे जो नए नए कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे तो उसको भी कंटिन्यू करते रहेंगे बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।